राधे राधे दोस्तों। नमस्कार। ये है चैप्टर 2 एनसीईआरटी क्लास 10th। धीरे बोल रहे हैं तो आवाज़ नहीं सुनाई दे रहा है। अरे यार, हम सांस ले रहे हैं तब ले रहा आवाज़, तुम बोलो नहीं लेगा। चलिए स्टार्ट किया जाए। ठीक है, किसी एक आदमी का तो साउंड लेके कर एकदम शांति रहेंगे तो कैसे होगा। तो पूरा अब पीछे का जो इतना आवाज़ है उतना नहीं आएगा। हाँ। पहला देखो, टॉपिक है संसूचक, यानी इसका मतलब सूचक। सूचक मतलब किसी भी चीज़ को जांच करने का। हम पढ़ रहे हैं, चैप्टर का नाम है क्या? अम्ल, क्षार और लवण। नहीं दे, अम्ल, क्षार और लवण है। तो वे पदार्थ जो अपने रंग में परिवर्तन कर दूसरे पदार्थों के साथ अम्लीय या क्षारीय व्यवहार करते हैं, उन्हें संसूचक कहा जाता है। संसूचक की जगह पे सूचक याद से कर सकते हैं कि सूचक किसे कहते हैं। तो सूचक जो जांच करेगा कि वो अम्ल है कि क्षार है। सूचक वैसे बहुत प्रकार के होते हैं, परंतु इसके सामान्य प्रकार प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक जो, हाँ, प्राकृतिक सूचक वैसा जो प्रकृति से प्राप्त हो। जैसे हल्दी हो गया, हाँ, हल्दी हो जाएगा। लिटमस, है ना। लिटमस किससे प्राप्त होता है? तो हाँ, लाइकेन, लीचेन। ध्यान देंगे इधर। हम्म। वे सूचक जो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं सूचक कहलाते हैं। जैसे लिटमस, ये प्राकृतिक सूचक हुआ। हल्दी, चाइना रोज, है ना, रोज मतलब गुलाब। लाल गोभी, लाल गोभी भी क्या है? ये प्राकृतिक सूचक है आदि। लाल गोभी होता है, लाल पत्ता वाला गोभी, है ना। लिटमस, लिटमस बिलियन रंग का रंजक होता है। लिटमस का रंग पूछता है, लिटियस लिटमस किसका रंग का होगा? बैगनी रंग का रंजक होता है। वो थैलोफाइट समूह का लाइकेन के पौधे से निकाला जाता है। ये भी क्वेश्चन याद रखेंगे। लिटमस किससे प्राप्त होता है? इंग्लिश में लीचेन, लाइकेन से प्राप्त होता है। और ये किस समूह का है? थैलोफाइट, है ना, थैलोफाइट। लिटमस विलियन जब न तो अम्लीय हो न क्षारीय हो तो इसका रंग बैगनी होगा। लिटमस किस रंग का होगा? बैगनी रंग का। जब न अम्लीय हो और न क्षारीय हो तो कौन सा रंग? बैगनी। हल्दी, हल्दी भी एक अन्य प्रकार का प्राकृतिक सूचक है। हल्दी भी क्या है? एक प्राकृतिक सूचक है। यद्यपि, सॉरी, यह पीला रंग का होता है। कई बार आपने देखा होगा कि जब किसी सफ़ेद कपड़ों पर सब्जी का दाग लग जाता है और जब इसे साबुन यानी क्षारीय प्रकृति से धोते हैं तो यह उस दाग के धब्बे को भूरा या लाल कर देता है ना। कई बार मतलब देखो, सफ़ेद कपड़ा पे अगर कुछ खाए, गिर जाता है हल्दी, है, फिर उसको सरफ से धोएंगे तो सरफ क्या होता है? क्षारीय होता है। तो वो भूरा या लाल कर देगा। इस बात को ध्यान में रखना है। क्लास 10th का प्रॉपर है ना, ध्यान देगा। अम्ल के साथ हल्दी के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्षार के साथ इसका रंग भूरा लाल हो जाता है। संश्लेषित संसूचक, संश्लेषित सूचक मतलब जो प्राकृतिक न हो, जो मानव निर्मित हो। संश्लेषित मतलब मानव निर्मित। वे सूचक जो प्राकृतिक नहीं होते हैं अपितु ये रासायनिक पदार्थों द्वारा बनाए गए होते हैं। जैसे मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज एक संश्लेषित सूचक है, ठीक। फिनोप्थिलीन आदि।
तो दो गो ये याद रखेंगे कि ये प्राकृतिक नहीं है, क्या है, संश्लेषित है, इसे बनाया गया है। इनका उपयोग अम्ल एवं क्षार की जांच के लिए किया जाता है। हम्म। जा रहे बाबू, तुमको बुला रहा है कोई। हम्म। गंधीय सूचक कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है। ऐसे पदार्थों को गंधीय सूचक कहते हैं, जैसे वेनिला, प्याज आदि, लौंग। बैठ जाना तो चल जा। सार्वत्रिक सूचक। सार्वत्रिक सूचक अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। लिटमस, मेथिल ऑरेंज, फिनोप्थलीन आदि जैसे सूचकों के उपयोग से किसी विलयन का ये केवल अम्लीय और क्षारीय प्रकृति का पता लगाया जा सकता है, परंतु इसका सार्वत्रिक सूचक के प्रयोग से अम्ल या क्षारक की प्रकृति के साथ साथ उनकी प्रबलता की माप भी बताता है कि वो कितना अम्लीय है, कितना क्षारीय है। अम्ल एवं क्षार के रासायनिक गुणधर्म। अब थोड़ा सा हम देखेंगे कि अम्ल और क्षार का रासायनिक गुणधर्म क्या है। देखो, अम्ल की धातु से अभिक्रिया, अम्ल धातु से अभिक्रिया कर संगत धातु की लवण और हाइड्रोजन गैस देता है। जब अम्ल किसी धातु से अभिक्रिया करेगा तो क्या देगा, एक तो लवण देगा और हाइड्रोजन गैस देगा। जिंक के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनता है। जैसे यहाँ पे देखो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, और ये क्या है, Zn, जिंक, तो बन रहा है ZnCl और हाइड्रोजन गैस। ये दो लगाया गया है संतुलित करने के लिए। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन दूगो है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन दूगो है, Cl2 दूगो है, Cl2 भी दूगो है। ये संतुलित नहीं है। हाँ, Zn2 नहीं है इधर। कहाँ बराबर है, Cl2Cl। तो ये Cl2 यहाँ लगा, तो Zn भी तो दूगो होना चाहिए। संतुलित तो नहीं दिख रहा हमको, संतुलित नहीं है, संतुलित करना पड़ता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिंक क्लोराइड, हाइड्रोजन गैस, सोडियम के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये क्या है, Na, सोडियम बनाएगा NaCl यानी सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम और सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोजन गैस धातु जिंक की सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया से जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। देखो, जेड सॉरी H2SO4, H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल, और ये है जिंक, तो बना रहा है ZnS4 और हाइड्रोजन गैस। सल्फ्यूरिक अम्ल जिंक से अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस की जांच, ये एक रिएक्शन दिया हुआ है, क्रियाकलाप भी है एनसीईआरटी में, कि कैसे जांच करेंगे उसमें हाइड्रोजन गैस का। हाइड्रोजन गैस की जांच, जब हम किसी धातु जब हम किसी धातु की किसी अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो यह संगत लवण और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। अभिक्रिया के इस अवधि के दौरान जब हम एक जलती हुई मोमबत्ती इस गैस के पास ले जाते हैं तो यहाँ पे फट फट है ना, पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है। हाँ, फट फट भी लिखा रहेगा, या पॉप की ध्वनि यह बताती है कि उत्पन्न जो गैस है वो हाइड्रोजन गैस है। अरे धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अम्ल की अभिक्रिया।
चूना पत्थर, चौक और संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट के विभिन्न रूप हैं। सभी धातु कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया कर संगत लवण कार्बन डाइऑक्साइड जल प्रदान करता है और इस अभिक्रिया का सामान्य रूप इस प्रकार है। धातु के कार्बोनेट प्लस अम्ल मिलकर बनाएगा लवण और कार्बन डाइऑक्साइड एंड जल। उदाहरण, कैल्शियम क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर कैल्शियम क्लोराइड कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्रदान करता है। देखने में दिक्कत हो रही है, पता नहीं काहे कम चमकता। देखो, CaCO3 प्लस HCl ये बनाएगा कैल्शियम CaCl2 और CO2 और H2O, यानी कैल्शियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाएगा कैल्शियम क्लोराइड कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल। नाइट्रिक अम्ल सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कर सोडियम नाइट्रोजन कार्बोनेट डाइऑक्साइड जल बनाता है। अभिक्रिया दिया हुआ है, NaHO3 Na2CO3 बनेगा NaNO3 प्लस CO2 और 2H2। ये 2 3 लगाया गया संतुलित करने के लिए सब। नाइट्रिक अम्ल ये हो गया सोडियम कार्बोनेट, सोडियम नाइट्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाएगा। इसी प्रकार से निम्न अभिक्रिया भी संपन्न होगी। सोडियम कार्बोनेट हाइड्रोजन अम्ल, हाइड्रोजन क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, जल। कैल्शियम कार्बोनेट सल्फ्यूरिक अम्ल, कैल्शियम सल्फेट और कार्बन डाइऑक्साइड, जल। करके धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट और अम्ल की अभिक्रिया। जब धातु अभिक्रिया करेगा हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट और अम्ल की अभिक्रिया, सामान्य सूत्र क्या होगा कि धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट बाई कार्बोनेट प्लस अम्ल तो बनाएगा लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जल। उदाहरण, सोडियम बाइकार्बोनेट हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल से अभिक्रिया कर सोडियम क्लोराइड कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। कई गो रिएक्शन दिया हुआ है। अगला टॉपिक देखते हैं, इसमें क्या है, धातु एवं क्षारक की अभिक्रिया। जब धातु क्षारक से अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा, क्षारक धातुओं से अभिक्रिया कर संगत धातु का लवण हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक के साथ अभिक्रिया कर सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस देते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक, सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस। सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया कर सोडियम एल्यूमिनेट और हाइड्रोजन गैस देता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्युमिनियम से जब रिएक्शन करेगा तो क्या क्या देगा, हाँ जल देगा, सोडियम एल्यूमिनेट और हाइड्रोजन गैस। अब ये नेक्स्ट है उदासीनीकरण अभिक्रिया। वैसी अभिक्रिया जो उदासीन हो, हाँ अम्ल क्षार मिलके क्या बनाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहेंगे, अम्ल और क्षार की आपसी अभिक्रिया से लवण और जल का निर्माण होता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया को सामान्य सूत्र इस प्रकार से लिखा जाता है कि अम्ल और क्षार या क्षार प्लस अम्ल लवण बनेगा और क्या बनेगा, जल। अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया, ये है उदासीनीकरण अभिक्रिया। सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अम्ल से अभिक्रिया कर साधारण नमक और जल बनाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl
मिलके क्या बनेगा, NaCl और जल यानी H2O। सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम क्लोराइड एंड जल बनाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कर सोडियम नाइट्रेट और जल बनाता है। यहाँ पे लिखा है, देख लो उसका अभिक्रिया। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और ये है HNO3। हाँ, नाइट्रिक अम्ल बन गया NNO3 और जल। अगर धातु ऑक्साइड का अम्लों के साथ अभिक्रिया, सभी धातु ऑक्साइड से, हाँ ये याद करने वाला है कि धातु जो सभी धातु का ऑक्साइड जो होता है इस प्रकृति का होता है, तो ये क्षारीय प्रकृति की होती है। इसलिए ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाती है। यह बिल्कुल उदासीनीकरण अभिक्रिया की तरह होती है। आयरन ऑक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कर आयरन सल्फेट और जल बनाता है। फेरस ऑक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल बनेगा फेरस सल्फेट एंड जल। कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करके बनाएगा कॉपर क्लोराइड एवं जल। कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कॉपर क्लोराइड जल कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कर कैल्शियम क्लोराइड एवं जल प्रदान करता है। CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या बनाएगा, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 और जल यानी H2O। क्षारक और अधातु ऑक्साइड की अभिक्रिया, जब क्षार अधातु से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, क्षार जब अधातु से अभिक्रिया बनेगा तो जो क्षारक अभिक्रिया कर लवण एवं जल बनाता है, यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया के समान ही होता है। क्षारक उसके साथ आधात्विक ऑक्साइड तो बनेगा लवण और जल। सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर सोडियम कार्बोनेट और जल देता है। रिएक्शन देखना हो कि रिएक्शन कैसे होगा, तो ये रहा रिएक्शन। सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड सोडियम कार्बोनेट और जल बनाएगा। लवण, लवण क्या होता है, तो लवण अम्ल एवं क्षारक के उदासीनीकरण अभिक्रिया के आयनिक उत्पाद है। अम्लीय लवण, अम्लीय लवण प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षारक के आपसी अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होता है। अम्लीय लवण NH4Cl। HCl मतलब ये होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। NH4OH ये एक दुर्बल क्षारक है, बनेगा क्या NH4Cl और H2O। उदासीन लवण, उदासीन लवण प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक के आपसी अभिक्रिया से प्राप्त होगा ये उदासीन लवण। क्षारीय लवण, तो क्षारीय लवण प्रबल क्षारक एवं दुर्बल अम्ल की आपसी अभिक्रिया से प्राप्त होता है। क्षारीय लवण Na2C2H3O2, CaHC2 और H3O2 यानी दुर्बल अम्ल है ये NOH एक प्रबल क्षारक है, बनेगा यहाँ पे क्षारीय अम्ल लवण NaC2H3O2H2O। अनुकरण क्या है, तो जल में अम्ल और क्षारक के मिलने पर आयन की सांद्रता H3 O प्लस या OH माइनस में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। अम्ल और क्षारक को तनुकृत किया जाता है। तो देखो अब अपना आदमी पढ़ाता है तो अपना रहता है, दूसरा का टाइप किया है तो वैसा नहीं लग रहा जैसा आदमी अपना पढ़ाता है। NCERT पढ़ता है तो उसमें बहुत कुछ मिलता है, बहुत सारा टॉपिक मिसिंग भी है इसमें। pH स्केल,
पीएच स्केल का खोज किसने किया था? पढ़े होंगे, याद होगा। पीएच स्केल का खोज किए थे सोरेनसन। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिसे पीएच स्केल कहते हैं। और इस स्केल में 1 से लेकर 14 तक अंक अंकित रहते हैं, जो किसी अम्ल या क्षारक की प्रबलता या दुर्बलता के साथ साथ उसके मान को बताता है। यह एक प्रकार का कैसा सूचक है? सार्वत्रिक सूचक होता है। हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उसका पीएच उतना ही कम होगा। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होगा। यदि पीएच स्केल में किसी विलयन का मान 7 से कम है तो यह अम्लीय होगा। हाँ? और H प्लस आयन की सांद्रता बढ़ती है, अर्थात अम्ल की शक्ति बढ़ी रहती है। यदि पीएच मान 7 से अधिक हो तो वो क्षारीय होगा, और 7 से अधिक होने पर OH माइनस की सांद्रता बढ़ती है, अर्थात क्षारक शक्ति बढ़ रही है या बढ़ती है। प्रबल अम्ल क्या होता है? जिस विलयन में अधिक संख्या में H प्लस आयन हो। हाँ, H प्लस आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल प्रबल अम्ल कहलाते हैं। दुर्बल अम्ल, जबकि कम H प्लस आयन उत्पन्न करने वाले को क्या बोलेंगे? दुर्बल अम्ल कहलाएंगे। जिस विलयन में OH माइनस आयन अधिक संख्या में होते हैं उसे प्रबल क्षारक कहते हैं। दुर्बल क्षारक, जिस विलयन में OH माइनस संख्या में होते हैं उन्हें दुर्बल क्षारक कहते हैं। रक्त का पीएच मान लगभग 7.3 HR होता है, याद रखेंगे 7.35 से 7.45 के बीच, तो 7.4 होता है। तो रक्त क्या होगा? अम्लीय कि क्षारीय? रक्त क्या होगा? रक्त क्षारीय होगा। क्या होगा? क्षारीय। रक्त तो पढ़ लिए, लेकिन प्लाज्मा दे दिया था, है ना? प्लाज्मा, तो भाई रक्त क्षारीय है तो प्लाज्मा भी याद रखना क्षारीय है। ये पूछा था एक बार बीपीएससी में, तो क्या होगा? प्लाज्मा क्षारीय होगा। यदि रक्त का पीएच मान 7.45 से अधिक हो जाता है तो ऐसी अवस्था में एल्केलोसिस कहते हैं। यदि रक्त का पीएच मान 7.35 से कम हो जाता है तो ऐसी अवस्था को एसिडोसिस कहते हैं। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व पूरा तो खत्म नहीं होगा, थोड़ा सा पढ़ा देते हैं ना। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। रक्त और हमारा शरीर 7.0 से 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है। ये पूछा जा सकता है, हैं, कि हमारा शरीर कितना से कितना काम करता है? तो 7.0 से 7.8 परास के बीच कार्य करता है। जीवित प्राणी केवल संकीर्ण पीएच परास परिसर रेंज में ही जीवित रह सकते हैं। वर्षा के जल का पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाती है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। अम्लीय वर्षा की हानियाँ। अम्लीय वर्षा से क्या हानियाँ होगी? अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है तो नदी के जल के पीएच का मान कम हो जाता है। ऐसी नदी में जलीय जीवधारियों की उत्तरजीविता कठिन हो जाती है। मिट्टी का अम्लीयता। मिट्टी अगर अम्लीय हो जाए तो भी दिक्कत है। क्या दिक्कत है? आइए देखते हैं। मिट्टी की अम्लता। कई बार किन्हीं कारणों अथवा अम्लीय वर्षा के कारण मिट्टी का पीएच मान कम हो जाने से इस भूमि में अच्छी उपज नहीं मिलती। मिट्टी अगर अम्लीय हो जाएगा तो उपज बढ़िया नहीं होगा। क्योंकि अच्छी उपज के लिए पौधे को एक विशिष्ट पीएच परास का आवश्यकता होती है। मिट्टी में अम्लीय गुण बढ़ जाने से पौधे को नुकसान पहुंचाता है, जिससे फसल अच्छी नहीं होती है। मिट्टी के पीएच परास ठीक करने का उपाय। मिट्टी के अम्लीयता खत्म करने के लिए
मिट्टी में चाक पाउडर या चूना मिलाया जाता है ताकि इसकी अम्लीयता खत्म करके मिट्टी को प्राकृतिक क्षारीय बन जाए। अम्लीय माध्यम में भोजन का पचना। हाँ। नहीं ना, खाली लगले 10 मिनट में। अम्लीय माध्यम में भोजन का पचना। पीएच का महत्व हमारे आमाशय से उत्पन्न हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl से भी है। यह भी एक विशिष्ट पीएच पर उदर पेट को बिना हानि पहुंचाए भोजन के पाचन में सहायता करता है। सामान्यतः हमारा उदर, उदर मतलब उदर किसको बोलते हैं? पेट, यकृत, लीवर। पीएच परास लगभग 1.5 से 3 पॉइंट बीच के कार्य करता है। इनमें भी यह निम्न 2 स्थितियां होती है। अल्प अम्लता। कुछ व्यक्तियों में HCl का स्राव बहुत कम होता है जिससे उनके भोजन नहीं पचता है अथवा कम पचता है। ऐसी अवस्था को अल्प अम्लता यानी अपच कहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को अपने भोजन के साथ अम्लीयता पदार्थ जैसे नींबू या सिरका लेना पड़ता है अथवा पचाकर रस उत्पादन करने वाली औषधियाँ लेना पड़ता है। और ये पढ़ लेते हैं, उसके बाद रहने देंगे। हाँ। अति अम्लता। अति अम्लता मतलब उदर में अत्यधिक अम्लता उत्पन्न होने की स्थिति में व्यक्ति उदर में दर्द एवं जलन का अनुभव करता है। इस दर्द या जलन से मुक्त होने के लिए एंटासिड लेना पड़ता है। मतलब एंटासिड के गोली लो या फिर इनो खाओ। इतना ही रहने देते हैं, अगले बार इसको और अच्छे से बताने की कोशिश करेंगे।